टॉप 10 अंडर यूटिलाइज विलन्स इन द एमसीयू। मार्वल के वास्ट यूनिवर्स में कई विलन्स है जो फैंस को ज्यादा डेप्थ और पावर की तलाश में छोड़ देते हैं, जो स्क्रीन पर नहीं दिखाए गए। यह है एक कहानी जो कुछ सबसे अंडर यूटिलाइज विलन्स को एक्सप्लोर करती है, जो अपने पोटेंशियल के बावजूद जिन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। नंबर 10 पे है रेड स्कल। रेड स्कल कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में एक पावरफुल एंटागोनिस्ट है, लेकिन उसका कॉमिक बुक रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा कम है। रेड स्कल का ब्रिलियंस और टेसरेक्ट को हार्नेस करने की एम्बिशन उसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस विलन्स बनाती है, लेकिन फिल्म में उसकी कॉम्प्लेक्सिविटी के कमी से देखने को मिलती है, जिससे उसकी कैरेक्टर डेप्थ डायमेनिश होती है। इसके अलावा उसकी मोटिवेशन जो ट्विस्टेड आइडियोलॉजी और ऑब्सेशन विद पावर पर बेस है, जिसे देखने का मौका नहीं मिलता, जो उसके कैरेक्टर को इनहेंस कर सकता है। आखिरी बात, फिल्म में उसका इवेंचुअल फेट जो वॉर्मिर पर एग्जाइल है, एक ज्यादा इलॉबरेट नैरेटिव के लिए ओपन करता है, जिसका फैंस को इंतजार रहेगा। नंबर 9 टास्क मास्टर। ब्लैक विडो में टास्क मास्टर जो एंटोनियो ड्रेकोवे के रूप में दिखाया गया है, जिसकी ट्रेजिक बैक स्टोरी देखने को मिलती है, लेकिन उसका फुल कैपेबिलिटीज नहीं दिखाई गई। कॉमिक वर्जन में टोनी मास्टर है अपने फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस को एक स्किल्ड मर्सनरी बनाने के लिए यूज करता है, लेकिन फिल्म वर्जन उसके लेयर्स को स्ट्रिप ऑफ कर देती है। इसके अलावा टास्क मास्टर के इंटरेक्शन दूसरे कैरेक्टर के साथ, खास करके ब्लैक विडो के साथ, अगर कुछ ज्यादा इनरिच किया जाता तो उसके कॉन्फ्रंटेशन में टेंशन और स्टिक्स बढ़ सकते थे, और टास्क मास्टर के मोटिवेशन और ड्रैको के गोल के साथ उनका अलाइनमेंट और अगर एक्सप्लोर किया जाता तो कैरेक्टर को ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मिल सकती थी। नंबर 8 क्रॉ। इटर्नल्स में क्रॉ जो डेविएंट का लीडर है, जिसको इटर्नल की पावर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, लेकिन फिल्म में उसकी कैरेक्टराइजेशन लिमिटेड है। इसे वो सेकेंडरी फिगर बन जाता है, ना कि कॉमिक बुक्स में दिखाए गए पावरफुल और कॉम्प्लेक्स विलन के कैरेक्टर की तरह। सोर्स मटेरियल में क्रॉ एक इमॉर्टल फिगर है, लेकिन फिल्म में इसके पोर्ट्रेयल उसकी डेप्थ को मिस कर देता है, और क्रॉ की ट्रेजिक बैक स्टोरी जो एक मिसअंडरस्टूड क्रिएचर के रूप में है, अगर हाईलाइट किया जाता तो उसके कैरेक्टर को और सिंपैथेटिक एंगल मिलता। आखिरी बात, उसके इटर्नल के साथ इंटरैक्शन को ज्यादा प्रोनाउंस अगर किया जाता तो उसके गोल्स और आइडियल्स के बीच डीपर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा सकता था। नंबर 7 गॉर द गॉड बुचर। थॉर लव एंड थंडर में गॉर का कैरेक्टर एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता, जो कॉमिक में उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और पावर को शोकेस करता है। क्रिश्चियन बेल का परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव था, लेकिन फिल्म गॉर के ट्रेजिक बैक स्टोरी और वास्ट पावर को एक्सप्लोर नहीं करती है, जिससे वो सिर्फ एक एंटागोनिस्ट बनकर रह जाता है, और गॉर की मोटिवेशन जो गॉड के खिलाफ उसकी हेट्रेट और रिवेंज के लिए है, उसको अगर ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता तो वो एक ज्यादा रिलेटेबल विलन बन सकता था। आखिरी बात, फिल्म में उसके वेपन नेक्रोस्वर्ड और उसकी कॉमिक कोर में सिग्निफिकेंस को अगर शोकेस किया जाता तो उसका थ्रेट लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता। नंबर 6 ईगो द लिविंग प्लैनेट। कार्ट रसेल को ईगो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में एक पावरफुल एंटिटी है, लेकिन फिल्म उसकी कैपेबिलिटीज को सही तरह से एक्सप्लोर नहीं करती। ईगो का कैरेक्टर और भी डेवलप किया जा सकता है, खासकर उसके डिस्ट्रक्शन और मैनिपुलेशन की एबिलिटीज को दिखाते हुए, और उसका पीटर क्विल के साथ रिलेशनशिप को ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जाता तो फादर सन के बीच इमोशन कॉन्फ्लिक्ट समझाने का मौका मिलता। आखिरी बात, उनकी ट्रू नेचर एक प्लैनेट के रूप में जो लाइफ को सस्टेन करता है और इकोसिस्टम मैनिपुलेट करता है, अगर दिखाया जाता तो उसके कैरेक्टर के लेयर्स मिलती और एनवायरमेंटल थीम को हाईलाइट किया जा सकता था। नंबर 5 अल्ट्रॉन एक विलन है जो कॉमिक्स में इमेंस पोटेंशियल रखता है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज है। कॉमिक वर्जन एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को विल्ड करता है और हीरोज को टीम्स को चैलेंज करता है। फिल्म में उसे सिर्फ एक एंटागोनिस्ट बना दिया गया है, जिसे उसकी पावर और मेनेस का फुल स्कोप नहीं दिखाया गया, जो उसे एक इम्पैक्टफुल विलन बनने का मौका था। और टोनी स्टार्क द्वारा उसकी क्रिएशन और उसके एआई इवोल्यूशन को
अगर ज़्यादा डेप्थ दी जाती तो टेक्नोलॉजिकल हार्बिस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझाने में मदद मिलती। आखिरी बात, अल्ट्रॉन का फादर फिगर स्टार्क के साथ रिलेशनशिप को अगर ज़्यादा फ्लैश आउट किया जाता तो उनके कॉन्फ्लिक्ट के इमोशनल स्ट्रेक्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते थे। नंबर 4, लोकी। टॉम हिडलसन एके लोकी, जो MCU का पहला मेजर एंटागोनिस्ट था, उसकी एबिलिटीज को ज़्यादा क्रेडिट मिलने की ज़रूरत है। टेसरैक्ट और एलियन आर्मी के साथ लोकी का कॉमिक बुक काउंटर पार्ट ज़्यादा पावर और कनिंग दिखाता है, लेकिन MCU अक्सर उसके कॉमेडिक ट्रेट्स पर ज़्यादा फोकस करता था, जो उसके फॉर्मिडेबल नेचर को कम कर देता है। और लोकी का एवोल्यूशन एंटी हीरो बनने में अगर ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता तो उसे एक और प्रोफाउंड कैरेक्टर आर्क मिल सकता था। आखिरी बात, उसका थॉर के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और उनके सिबलिंग राइवलरी को अगर हाईलाइट किया जा सकता था। नंबर 3, हेला। कैट बेंचलेट एके हेला थॉर रैग्नारोक में सिग्निफिकेंट थ्रेट के रूप में दिखाई गई थी, लेकिन उसकी पावर्स और मोटिवेशन को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। हेला कॉमिक्स में डेथ की गॉडेस है, जो रियलम्स को कमांड करती है और गॉड को एग्जिस्टेंस थ्रेट देती है। फिल्म में उसका पोर्ट्रेयल एंगेजिंग है, लेकिन वो अपने कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से नहीं दिखा पाती, जिससे वो छोटी सी आर्क तक सिमट जाती है और उसकी बैक स्टोरी ओडिन की पहली चाइल्ड और एसगार्ड की सिंहासन पर दावा करती है। अगर उसे और डेवलप किया जाता तो उसकी रिसेंटमेंट और एम्बिशन को दिखाना और भी इम्पैक्टफुल हो सकता था। आखिरी बात, हेला और थॉर और लोकी के बीच इंटरैक्शन को फैमिली डायनेमिक के कंटेक्स्ट में एक्सप्लोर करना उनकी मोटिवेशन को समझाने में मदद कर सकता था। नंबर 2, एपोक्लिप्स। एक्समैन एपोक्लिप्स में ऑस्कर आइजैक का पोर्ट्रेयल कैरेक्टर को डेप्थ देने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉमिक बुक वर्जन के सामने फेल हो जाता है। एपोक्लिप्स को एक नियरली अनस्टॉपेबल फोर्स के रूप में दिखाया गया है, जो म्यूटेंट के बीच में फियर फैलाता है, लेकिन फिल्म के नैरेटिव उसकी ट्रू नेचर को कैप्चर नहीं करता, जिससे वो डिसअपॉइंट करता है। और उसके एंशिएंट ओरिजिन और सर्वाइवल और एवोल्यूशन पर फिलोसॉफीज को अगर ज़्यादा डिटेल से देखा जाता तो उसके कैरेक्टर और भी रिच हो सकता था। आखिरी बात, एपोक्लिप्स के दूसरे म्यूटेंट, खासकर उसके 4 हॉर्समैन के साथ इंटरेक्शन को अगर डेवलप किया जाता तो उसके मैनिपुलेटिव नेचर और एक्शन कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था। नंबर 1, डोरमामू। डोरमामू, जो डॉक्टर स्ट्रेंज में डार्क लॉर्ड ऑफ द डार्क डायमेंशन है, एक फॉर्मिडेबल एंटिटी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उसकी कॉमिक बुक काउंटर पार्ट की ग्रेविटीज कमी है। उसकी कॉस्मिक पावर का हिंट है, लेकिन फिल्म में उसका फुल पोटेंशियल नहीं दिखाया गया। कॉमिक्स में वो लीजन को कमांड करता है और वास्ट मैजिकल एबिलिटीज रखता है, जिससे फिल्म में उसका पोर्ट्रेयल इनएडिक्वेट लगता है और उसके मोटिवेशंस अर्थ पर इन्वेजन के लिए अगर ऑल एक्सप्लोर किए जाते तो वो एक ज़्यादा कॉम्पिलिंग विलन बन सकता था। आखिरी बात, डॉक्टर स्ट्रेंज एक साथ उसकी कन्फ्रंटेशन को अगर और इलॉबरेट किया जाता तो उसकी ट्रू पावर्स और मेनेक को दिखाना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था।